नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा विषय है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान में संशोधन का तरीका। देखिए, किसी भी देश का जो संविधान बनाया जाता है वो एक समय विशेष में बनाया जाता है और आने वाले समय का अर्थात आगे का केवल एक पूर्वानुमान लगाकर उसमें प्रावधान किए जाते हैं। यदि आने वाले समय में और परिस्थितियां और समय में अगर कोई परिवर्तन आ जाता है तो संविधान में परिवर्तन करना भी जरूरी हो जाता है। इसलिए हर देश के संविधान में संशोधन का एक तरीका, एक प्रक्रिया निर्धारित की जाती है ताकि समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके, उसमें संशोधन किया जा सके। तो हमारे संविधान में भी संशोधन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 368 अर्थात 368 में संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान किया गया है, प्रक्रिया निर्धारित की गई है और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया हमारे यहाँ पे संसद को दी गई है ताकि समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें संशोधन कर सके और संविधान को गतिशील, विकासशील बनाया जा सके। तो देखते हैं किस तरह से आर्टिकल 368 में ये वर्णन किया गया है, क्या प्रावधान है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि हमारे संविधान में संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात किस तरह से किया गया है, जो बंटवारा किया गया है संशोधन करने का। और दूसरे में हम ये देखेंगे कि संशोधन की प्रक्रिया किस तरह की होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान संशोधन के प्रकार, अर्थात संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। हमारे यहाँ पे संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके निर्धारित किए गए हैं। पहला तरीका होता है कि संविधान के कुछ भाग में संशोधन संसद अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। दूसरा तरीका है कि संसद अपने विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है और तीसरा जो तरीका वो इन सबसे थोड़ा सा कठोर है कि संसद का विशेष बहुमत और उसके साथ में आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन किया जा सकता है। तो 3 तरीके हैं संविधान में संशोधन करने का, या मैं यूं कहूं कि हमारे संविधान को 3 पार्ट में बांट रखा है। एक पार्ट में संशोधन साधारण बहुमत से करती है संशोधन, दूसरे पार्ट में विशेष बहुमत से करती है और तीसरे पार्ट में संशोधन साधारण बहुमत, संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों का सामान्य बहुमत होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो तरीका है वो है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। कुछ भाग ऐसा है जिसको हमने हमारे संविधान में संशोधन प्रक्रिया के अधीन नहीं माना और उसके लिए संसद को ये निर्धारित कर दिया गया, संसद को ये शक्ति दे दी गई कि वो उसमें अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई नए राज्यों का निर्माण करना है, नए राज्यों का गठन करना है, राज्य की सीमा, नाम और क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है। इसी तरह अगर राज्यों में कोई विधान परिषद का गठन करना है या चल रही है तो उसका अंत करना है। इसी तरह जो वेतन भत्ते होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश और संसद सदस्यों के जितने भी वेतन भत्ते होते हैं उनको, संसद की प्रक्रिया के नियम जैसे गणपूर्ति, संसद में क्या भाषा इस्तेमाल की जाएगी, संसद सदस्यों के क्या विशेषाधिकार होंगे, इस तरह के जो प्रक्रिया नियम है वो संसद साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। इसी तरह उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, इसी तरह संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के बारे में कोई कानून बनाना या उनमें संशोधन करना, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण या पुनः निर्धारण करना, या 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है, इस तरह के जो क्षेत्र हैं उनमें संसद जो है अपने सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है। अब देखते हैं दूसरा जो तरीका है वो संसद का विशेष बहुमत, अर्थात संसद के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संसद उसमें संशोधन करती है। ये जो दूसरा तरीका है वो पहले वाले तरीके से थोड़ा सा कठोर है, अर्थात पहले वाले में साधारण बहुमत है तो दूसरे में विशेष बहुमत अर्थात 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके अंतर्गत केवल 3 प्रावधान किए गए हैं, 3 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। एक है मूल अधिकार,
दूसरा है राज्य के नीति निदेशक तत्व है, और तीसरे में ये प्रावधान किया गया है कि जो क्षेत्र पहले संशोधन के प्रकार और तीसरे संशोधन के प्रकार में नहीं आता है वो दूसरे प्रकार में आएगा। अर्थात इन पहले संशोधन के प्रकार और दूसरे संशोधन के प्रकार में तो हमने क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए और बाकी बचा हुआ जो क्षेत्र है विशेष बहुमत में डाल दिया गया है। तो इन दोनों के अलावा जितने भी विषय हैं उनमें संसद विशेष बहुमत से संशोधन करती है। अब देखते हैं तीसरा प्रकार। ऐसे जो क्षेत्र है जो हमारे संघीय सिद्धांत को प्रभावित करते हैं या हमारी संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उनमें अगर संशोधन करना है तो संसद के साथ साथ राज्यों की भी स्वीकृति जरूरत होती है। यहाँ संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन किया जाता है। और ये जो क्षेत्र है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति का निर्वाचन करना या उसकी प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करना हो, या केंद्र राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों में कोई परिवर्तन करना हो, या उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निर्धारण करना हो, या केंद्र और राज्यों के बीच में जैसे विधायी संबंधों में परिवर्तन करना हो, या जो हमारी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का पुनर्निर्धारण करना हो, या राज्यों का संसद में जो प्रतिनिधित्व दिया गया है उसमें कोई परिवर्तन करना हो, या स्वयं संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है जिसको कि अपन पढ़ रहे हैं यहाँ 368, उसमें अगर संशोधन करना हो तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर संशोधन को करेंगे। अर्थात केंद्र की तरफ से संसद होगी 2/3 बहुमत के साथ और राज्यों की तरफ से आधे राज्य विधानमंडल अगर उसको स्वीकृति देंगे तो वो संशोधन किया जाएगा। इस तरह हमारे संविधान को 3 पार्ट में बांटा हुआ है और 3 तरीके से संशोधन किया जाता है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, संसद का बहुमत का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का बहुमत होता है, और राज्यों का साधारण बहुमत होता है। राज्य विधानमंडलों में आधे राज्यों की स्वीकृति की ही आवश्यकता होती है। इस तरह 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं संशोधन की प्रक्रिया की, अर्थात संशोधन प्रक्रिया कैसे संचालित होगी। संशोधन प्रक्रिया साधारण विधेयक की तरह से ही चलेगी। हमने साधारण विधेयक पहले देख चुके हैं पिछली क्लासों में। साधारण विधेयक के अंतर्गत वही स्टेप होंगे, प्रथम वाचन होगा या प्रस्तुतिकरण होगा, द्वितीय वाचन होगा, द्वितीय वाचन में समिति स्थिर होगा, प्रतिवेदन स्थिर होगा, फिर तृतीय वाचन होगा और पहले सदन द्वारा स्वीकार करने के पश्चात वो द्वितीय सदन में चला जाएगा और द्वितीय सदन के पश्चात वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए चला जाता है और यदि राज्यों से संबंधित है तो वो राज्यों की स्वीकृति के लिए पहले चला जाएगा। अर्थात स्टेप वही होंगे जो साधारण विधेयक के होते हैं। देखते हैं सबसे पहले प्रस्तुतिकरण या इसका प्रथम वाचन। संविधान संशोधन का जो विधेयक होगा संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। लोकसभा से भी शुरू हो सकता है और राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है। अर्थात प्रस्तुतिकरण किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। विधेयक मंत्री भी प्रस्तुत कर सकते हैं और गैर सरकारी सदस्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थात सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है। अर्थात राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह प्रस्तुतिकरण होता है या प्रथम वाचन होता है, वो लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है। मान लीजिए लोकसभा में इसका प्रस्तुतिकरण हो गया, उसके पश्चात जब द्वितीय वाचन आता है तो सदन स्वयं विचार कर सकता है, समिति को भी भेज सकता है या जनता के लिए प्रसारित कर सकता है। लेकिन ज्यादातर सारे विधेयक जो है समिति के पास चले जाते हैं। तो द्वितीय वाचन के अंतर्गत 2 स्टेज आएंगे। पहला समिति विचार करेगी, फिर समिति अपना रिपोर्ट देगी प्रतिवेदन के माध्यम से और उस प्रतिवेदन के पश्चात सदन उस पर विचार करेगा और उसके पश्चात सदन उसको पारित कर देगा। द्वितीय वाचन में अगर सदन उसको पारित कर देता है तो वो विधेयक तृतीय वाचन में चला जाता है। तृतीय वाचन में केवल छोटी मोटी जो भाषा की गलतियां होती हैं उन्हें सुधारा जाता है और अंतिम मतदान के माध्यम से उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है। जब तृतीय वाचन में विधेयक पारित हो जाता है तो जो सदन का पीठासीन अधिकारी होगा, जैसे लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा जो अध्यक्ष होगा उसको राज्यसभा में भेज देगा। राज्यसभा में जाने के पश्चात विधेयक उन्हीं 3 स्तरों में वापस गुजरेगा। वहां पे भी प्रथम वाचन होगा, द्वितीय वाचन होगा, तृतीय वाचन होगा। तृतीय वाचन के पश्चात यदि राज्यसभा उसको पारित कर देती है और वो विधेयक 2/3 बहुमत से पारित होने वाले क्षेत्र पे ही अगर लागू है तो वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए चला जाएगा। और यदि विधेयक संघीय सिद्धांत से संबंधित है, राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो वो विधेयक राज्यों के पास स्वीकृति के लिए चला जाएगा। जब आधे राज्य उसको अपनी सहमति दे देंगे, उसके पश्चात वो विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास चला जाएगा।
राष्ट्रपति उस विधेयक को न तो रोक सकता है, न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, उस पर उसे अपनी सहमति देनी होती है। और राष्ट्रपति जब इस पर सहमति दे देता है तो वो संशोधन विधेयक अधिनियम बन जाता है और संविधान में उसके अनुसार संशोधन कर दिया जाता है और इस तरह ये संशोधन विधेयक पारित होता है। यहाँ मैं दो चीजें आपको यहाँ शेयर करना चाहूंगी। यदि मान लीजिए दोनों सदनों में मतभेद होता है तो संयुक्त बैठक का इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा अलग अलग ही पारित किया जाना जरूरी होता है। मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। दूसरी बात जो ये है इस विधेयक के बारे में कि राज्य को इस विधेयक को प्रारंभ करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। केवल संसद को ही संविधान संशोधन विधेयक प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, उसे ही ये शक्ति प्रदान की गई है। राज्यों के पास केवल एक ही शक्ति होती है कि वो अपने यहाँ पर विधान परिषद का गठन या उसका अंत करने से संबंधित प्रस्ताव पारित करके भेज सकते हैं। संविधान संशोधन के बारे में राज्यों की तरफ से ये प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजा जा सकता है। उसे स्वीकार करना या नहीं करना संसद पर निर्भर करता है। तो राज्य संविधान संशोधन को आरंभ नहीं करते, केवल विधान परिषद का प्रारंभ या अंत करने के प्रस्ताव को वो शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के पास कोई पावर नहीं होती है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। राष्ट्रपति को इसको बारे में अनुमति देनी होती है, वो इसको रोक नहीं सकता और इसको वापस पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इस तरह हमारी जो संविधान संशोधन की जो शक्ति है संसद में निहित है और संसद अकेली ही हमारे संविधान के बहुत बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। राज्यों की सहमति तो केवल कुछ क्षेत्रों में ही लेनी होती है और वो भी केवल सामान्य बहुमत से राज्यों की सहमति आवश्यक होती है और इस तरह संशोधन होता है। एक बात मैं यहाँ और बताऊं कि हमारे यहाँ पे जब राज्यों के पास संविधान संशोधन अधिनियम जाता है तो कोई समय सीमा निर्धारित संविधान में नहीं की गई है कि कितने समय में वो अपनी स्वीकृति देंगे। ये एक प्रावधान हमारे यहाँ है और एक कमी के रूप में भी इंगित किया जाता है। इस तरह हमारे संविधान में संशोधन करने का जो तरीका है बहुत ही सरल है, साधारण है और परिस्थितियों के अनुसार है। संविधान संशोधन के तरीके के आधार पर अगर हम देखते हैं तो संविधान दो तरह के होते हैं, एक लचीला संविधान और एक होता है कठोर संविधान। लचीला संविधान वो कहलाता है जहां सामान्य कानून की जैसे ही संविधान में संशोधन होता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। और कठोर संविधान वो होता है जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से संविधान में संशोधन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है और वो उससे थोड़ा कठोर होता है। और अमेरिका का संविधान इस कैटेगरी में आता है। तो लचीला संविधान का सबसे बड़ा अवगुण ये है कि सत्ता पक्ष उसमें चाहे जैसे परिवर्तन कर सकता है और कठोर संविधान का सबसे बड़ा अवगुण ये होता है कि उसको समय और परिस्थितियों के अनुसार आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इन दोनों का गुणों का समावेश किया, न तो पूरा लचीलापन है न ही पूरा का पूरा कठोरता लिए हुए है, दोनों के गुणों का मिश्रण है। कुछ पार्ट ऐसा है जिसको आसानी से संशोधन कर सकते हैं, कुछ पार्ट को थोड़ा उससे कठोर है और कुछ पार्ट उससे भी कठोर है। तो हमारी संविधान संशोधन प्रक्रिया कठोर और लचीलेपन दोनों के गुणों का मिश्रण पाया जाता है, दोनों का सम्मिश्रण है। और इसीलिए जैसा कि केसी वीर ने कहा भी है कि हमारी जो संशोधन प्रक्रिया है वो सरलता और जटिलता का बेहतर संतुलन है। इस तरह ये हमारी जो प्रक्रिया है बहुत दोनों कठोरता और लचीलेपन दोनों के गुणों का मिश्रण लिए हुए हैं। और अंत में मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत एक और प्रावधान अब हो गया है कि हमारी जो संसद है वो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है और ये मूल ढांचा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है। धन्यवाद।